So good morning to all of you. So बच्चों, let f be a function. Let f be a differentiable function on an open interval. The point of local minima, maxima of f dash x is an inflection point of fx. एग्जाम्पल से समझ लो. एग्जाम्पल, एफ एक्स ले लो एक्स क्यूब और एफ डैश एक्स निकालो बच्चों आप. तो क्या आ गया 3x स्क्वायर. इसको जी एक्स बोल दो. तो जी एक्स इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर. इसका ग्राफ प्लॉट करो. So 0 is a point of x equal to 0 is a point of local minima of G. Therefore, f is a point of f is an inflection point of f. So 0 is an inflection point of 0 is an inflection point of f. This is very simple. ठीक है बच्चों. अब आफ्टर दिस गिव हेडिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब क्या होता है समझो अच्छे तरीके से बच्चों. तो पहली बात तो बच्चों, जो जिन फंक्शंस का हम टेंजेंट और नॉर्मल निकालते हैं किसी पॉइंट पे, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए. टू फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल, और यू कैन से इफ देयर इज ए फंक्शन. कोई फंक्शन है बच्चों, ये हमारा फंक्शन है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पे आप टेंजेंट निकालना चाहते हो. तो बच्चों, जो टेंजेंट होता है ना, जो टेंजेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो एक लोकल प्रॉपर्टी होता है. दिस इज ए लोकल प्रॉपर्टी. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हो आप. जैसे ये टेंजेंट हो गया, इसको आप एक कलर दे दो, चलो ऐसे. ये टेंजेंट हो गया बच्चों, और ये नॉर्मल हो गया बच्चों. ये नॉर्मल हो गया. नॉर्मल का जो डेफिनेशन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको कई बार हम नॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और दिस इज ए टेंजेंट, दिस इज ए टेंजेंट, टेंजेंट, एंड दिस इज ए नॉर्मल. और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमको. टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करने का मतलब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना. तो बच्चों, ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉइंट पी इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट पी पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए.
तभी तो आप उसका टेंजेंट निकालोगे। और टेंजेंट बच्चों अगर निकल गया, ध्यान से सुनना, तो बच्चों नॉर्मल जो होता है ना उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट डेफिनेशन होने की बजाय ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यही इसका डेफिनेशन होता है। ठीक है ना। अब टेंजेंट बच्चों क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट क्या होता है। तो देखो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है, जैसे मान लो ये बच्चों ये पॉइंट है P, यहाँ पे आप टेंजेंट निकालना चाहते हो, तो एक पॉइंट ले लो Q और P को फिक्स कर लो, P फिक्स्ड, Q नॉट फिक्स्ड। Q वेरिएबल पॉइंट है बच्चों, P इज ए फिक्स पॉइंट, Q इज नॉट ए फिक्स पॉइंट, Q इज ए वेरिएबल पॉइंट। अब Q को मूव करो, Q को मूव करो along the curve, along the curve। बच्चों ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो बच्चों, अच्छे से समझोगे, अच्छे से समझोगे। जो सच्चे लोग होते हैं वो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखो। चीजों को अगर इफ यू लव मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स कभी भी डिसअपॉइंट लाइफ में कर ही नहीं सकता है, आपको हमेशा आगे लाइफ में लेके जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है जब हम रट्टे मारते हैं, सिर्फ फार्मूला, ठीक है ना, और सिर्फ क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, तो आप मैथ्स के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है ना। हालांकि मैं थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज कर दिया मैंने, एक जनरल बात मैं बोलना चाह रहा हूं। तो बच्चों क्यू अगर पी की तरफ जा रहा है तो दिस इज द सेकेंड लाइन ना, दिस इज द सेकेंड लाइन, and when Q is going towards P, then you'll get various secant lines, various secant line. And what is happening when these all secant lines, when Q is tending towards P, are such that they all are tending towards a line, there exists a line, there exists a magical line such that all these secant lines are tending towards that, changing that line. एंड चेजिंग का मतलब, चेज का मतलब बच्चों तभी होता है जब टेंजेंट लाइन और इन सेकेंड लाइन के बीच का गैप कम हो। तो गैप को यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, गैप को डिफाइन करोगे यहाँ पे बच्चों एंगल से, ये वाला एंगल लगातार कम होने लगे। एक ऐसा देखो बिगिनिंग में हो सकता है कि ये एंगल लगातार कम ना हो, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि एंगल लगातार कम होना शुरू हो जाए और ये एंगल जीरो की तरफ जाना शुरू हो जाए, यानी कि ये सेकेंड लाइन टेंजेंट लाइन बनना चाहती है। लेकिन Q को P के इक्वल नहीं करोगे, Q is tending towards P as close as possible, and you will see that whether this angle is tending towards zero or not, the angle between the secant line and the tangent line, अगर ऐसा हो जाए then this line is called as a tangent line, the line, this line is called tangent line। और इसी को बच्चों निकालने का तरीका जो होता है यहाँ पे वो होता है, वो सिंपली वही आप जान लो, लिमिट का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया जाता है। इसका स्लोप निकाला जाता है एफ डैश, अगर ये पॉइंट बच्चों अगर है ए कामा एफ ऑफ ए है, तो एफ डैश ए जो होता है लिमिट एच ई टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और स्लोप बच्चों अगर मान लो ये एम आ गया, दिस इज एम, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ tangent line obviously at P a comma f of a is y minus f of a is equal to f dash a x minus a, and equation of normal at P is y minus f of a is equal to minus 1 upon f dash a,
x माइनस ए। और दो स्पेशल केस, और वो स्पेशल केसेस बच्चों होंगे वर्टिकल टेंजेंट। Missed when the, in this case what would happen, f dash a is undefined, या f dash a is tending towards infinity। यहाँ पे बच्चों क्या होगा इस केस में, लिमिट h is tending towards 0, f of a plus h minus f of a upon h will be plus infinity or minus infinity। Then that is the case of, you can say, vertical tangent। तो इसको अलग से हम डिफाइन करेंगे बच्चों। Example, consider y is equal to x की पावर 1/3, ये fx फंक्शन है हमारा। फाइंड टेंजेंट एट 0,0। सॉल्यूशन। सो बच्चों 0,0 पे देखो, ये स्पेशल केस है बच्चों, थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये, लिटिल बिट एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शन। तो बच्चों यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या है, x की पावर 1/3 है, f डैश 0 निकालो, तो लिमिट h is tending to 0, f of 0 plus h minus f of 0 upon h, लिमिट h is tending to 0, h की पावर 1/3 upon h, and that is equal to limit h is tending to 0, 1 upon h की पावर 2/3। So this is limit h is tending to 0, 1 upon h square की पावर 1/3, and that is equal to plus infinity। So this is infinite. So therefore f is not differentiable at 0, at 0। बट इसको हम एक नाम देंगे, और इसको नाम देंगे हम इनफाइनाइट डेरिवेटिव। हाउएवर this derivative does not exist। This derivative is sometimes called infinite derivative। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, तो बच्चों मैंने क्या बोला, मैंने बोला इनफाइनाइट डेरिवेटिव, और इनफाइनाइट तो कोई नंबर थोड़ा ना होता है, इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड होता है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तो है, ये एक आउटराइटली किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का ना एग्जिस्ट करना, और इसमें अंतर है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका जो ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, एंड दिस इज अ वर्टिकल टेंजेंट। इनफैक्ट जो सारी सेकेंड लाइंस है बच्चों, ये अगर पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो आप देख रहे हो कि ये जैसे जैसे जाएगा इधर, ये वर्टिकल टेंजेंट की तरफ चला जा रहा है। ये बन रहा है यहाँ पे, तो इसको अलग से डिफाइन कर लो। लेकिन बच्चों ये कीप इन माइंड, फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो बच्चों बाकी जो केसेज है वो नॉर्मल केसेज हैं, ये केस हमने थोड़ा अलग से डील कर लिया बच्चों। अब आपको बाकी जो सिनारियो, अब आपको सारा, ये नहीं कि सारा ध्यान यहीं पे लगा दो, बस एक एस्पेक्ट था, इसको हमने डिस्कस कर लिया, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट के क्वेश्चन आईडी में आए हुए हैं, और वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, दैट्स ऑल। एक्चुअली बच्चों देखो, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3 है। अगर इसका इनवर्स निकालो, x और y को एक्सचेंज करो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x3, और dy अपन ds आ जाएगा 0 एट 0, यानी इसका इनवर्स निकालोगे तो ये आएगा।
और इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। तो इसका जो इनवर्स होगा उसमें भी टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा, लेकिन वो डेरिवेटिव नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे इसको ज्योमेट्रिकली इसको मीनिंग दे दिया गया, यानी अगर एफ डैश जीरो बच्चों इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो उसको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग वहां पे बन रहा है और उस मीनिंग को हमने अटैच कर दिया। लेकिन जिस पॉइंट पे बच्चों वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ये जरूर ध्यान रखना कि वहां पे फंक्शन जो है बच्चों कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आप वर्टिकल टेंजेंट उसको मत बोलना। लास्ट लाइन क्या बोली? मैंने ये बोला कि वर्टिकल टेंजेंट किसी पॉइंट पे अगर मान लो बात कर रहे हो तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बच्चों वर्टिकल टेंजेंट एफ डैश जीरो वहां पे एग्जिस्ट कर जाए इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल आप ये ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स 1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0, and 0 if x is equal to 0. F is discontinuous at 0. लेकिन अगर आप बात करोगे f डैश 0 की, तो लिमिट h is tending towards 0, चलो प्लस की बात करो, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट h is tending towards 0 h, तो ऊपर आ जाएगा 1 क्योंकि h पॉजिटिव है, और 1 अपॉन दिस इज इंफिनिटी, और f डैश 0 माइनस की बात करोगे तो लिमिट h is tending towards 0 माइनस, और ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन h, और h इज नेगेटिव और ऊपर भी नेगेटिव, ये फिर इंफिनिटी आ गया, तो f डैश 0 अब बच्चों आ गया इंफिनिटी। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, देखो सर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं, प्लस इंफिनिटी ये होगा, देख लो h 0, h इज नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा ना। यस। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट है P जहां पे आप निकालना चाहते हो, तो एक सेकेंड लाइन ले लो, यहाँ पे Q ले लो, इसको मिला दो, और ये जब ऐसे जा रही है लाइन, ठीक है ना, या इधर से ले लो आप Q डैश, फिर यहाँ पे Q डबल डैश, तो फिर ये पूरा यहाँ पे एक वर्टिकल टेंजेंट जैसा बन जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो वर्टिकल टेंजेंट कोई सेंस नहीं बनाएगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हालांकि ये जो है कंट्रोवर्शियल बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कंट्रोवर्शियल बात है। लेकिन इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना कि एफ डैश 0 जो आ रहा है वो प्लस इंफिनिटी आ रहा है, और इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना कि यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक बंदा ये बोलेगा कि आप इसमें वर्टिकल टेंजेंट वाई एक्सिस को बोल दो, और दूसरा बंदा बोलेगा कि वाई एक्सिस को वर्टिकल टेंजेंट ना बोलो, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन को हम इससे बचेंगे, अवॉइड करेंगे। सर x इक्वल टू 0 एक एक पॉइंट ही है, तो उस पे तो इनफाइनाइट स्लोप हो सकते हैं। x इक्वल टू 0 एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे तो फंक्शन हर जगह डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड तो हर जगह है ना। यस सर। सिग्नम की बात हो रही है ना, आप कैसे, एक ही पॉइंट तो है नहीं डोमेन में इसके, देयर आर इनफाइनिटली मेनी पॉइंट्स। और सेकंड देखो यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो, सेकंड की बात तो हम कर रहे हैं ना, सेकंड लाइन। यस सर, यस। समझ में आ गया बात? यस सर। हाँ। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि अगर एक कोई सिंगल पॉइंट है तो फिर उसके बाद तो कोई इनफाइनाइट स्लोप होते हैं, तो ऐसे कह रहा था।
तो सिंगल पॉइंट अगर सिर्फ अगर है तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसका Yes, sir. डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल पॉइंट तो नहीं है ना, ये सर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। यहाँ पे तो इनफाइनाइट, जीरो के नेबरहुड में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है ना। यस सर। तो अच्छा, एक चीज देखो यहाँ से एविडेंट है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है, और इसीलिए आपको समझ में आ गया ना, इसीलिए डेरिवेटिव को फाइनाइट डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है। क्योंकि अगर डेरिवेटिव को फाइनाइट डेरिवेटिव नहीं लोगे, इनफाइनाइट को भी अगर डेरिवेटिव मान लोगे तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। सो यू मेक ए ब्यूटीफुल रिजल्ट बाय सेइंग दैट, by altering the definition of the differentiability, that the limit must be a finite limit. The limit, this limit must be f dash a is equal to limit h is tending towards 0 f of a plus h minus f of a upon h. ये बच्चों finite होना चाहिए, finite, exists finitely. Then only this function is called as a differentiable at a. उसका रीजन यही है, देख रहे हो ना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों इससे, इस कंट्रोवर्सी से चलो बाहर निकल जाओ। हमारे पास जो और एग्जांपल्स है, जैसे देखो, जैसे बच्चों आप ले लो एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ले लो ऑन -1 to +1। तो एफ डैश अगर 1 करोगे बात बच्चों, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f of 1 upon h। तो ये निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। तो बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, निकाल लेना आप, ठीक है ना। और यहाँ पे निकालोगे f डैश 1 -1, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो एंड पॉइंट पे बच्चों वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वन साइडेड वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। f is not differentiable at, f is not differentiable at 1 and -1, ठीक है ना। ये मतलब है वर्टिकल टेंजेंट का। तो वर्टिकल टेंजेंट पे तो हमने काफी बात कर लिया बच्चों। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, सारा ध्यान एक्सट्रीम पे मत लगाओ। लेट अस कम बैक टू द मोस्ट लाइकली केसेज। तो बच्चों अब जैसे कि मान लो, find the equation of tangent at 1, 4 to the curve y is equal to x square plus 3। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज तो कंफर्म है कि ये पॉइंट जो है बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की बात जब कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि ये जो भी कर रहे हैं, मुझे ग्राफ इसका नहीं पता है मान लो, लेकिन ये पॉइंट तो वहां पे होना ही चाहिए। तो देखो 1, 4 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, 1 रखो यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 कर रहा है सेटिस्फाई। अब कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे? dy/dx निकालो, तो 2x आ जाएगा। अब dy/dx ये सिंबल है बस, x इज इक्वल टू 1 रखो यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 1, 4 is a very interesting, y minus 4 is equal to 2x minus 1, and बच्चों यहां से बन जाएगा y minus 4 is equal to 2x minus 2, 2x minus y plus 2 is equal to 0। लिख लो। अब बच्चों, अब एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जान लो अच्छे तरीके से।
अगर बच्चों कोई फंक्शन है और वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जैसे यहाँ पे पॉइंट मान लो P था, वहां पे डिफरेंशिएबल है, तो बच्चों इस बात को ध्यान से सुनो। यहां पे एक सर्कल बनाओ, ठीक है ना। अब इस सर्कल को क्या रेडियस को कम करो, तो रेडियस को बच्चों जब कम करोगे तो एक तो टेंजेंट लाइन है, ये तो कर्व, एक्चुअल कर्व है, और ये टेंजेंट लाइन है। तो बच्चों लाइन और कर्व, व्हेन यू डिक्रीज द रेडियस ऑफ दिस, आपको मैं बताऊं फिजिसिस्ट तो इसी से बहुत हैप्पी हो जाते हैं। मैथमेटिशियन ने उनको एक टेंजेंट दे दिया and now they are super happy. What they will do now, they are not bothered about this actual curve, but they are very much interested in this tangent line. They are very much interested in this tangent line. How they are interested in this tangent line? What they will do, whenever they have to find, say, the value at 1.1. What is the value at 1.1? So they are not going to use this, because in this they need to do a lot of things. They need to square 1.1 square plus 3, ये करना पड़ेगा। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, आप देख लो, कैलकुलेटर का यूज करके निकालो, देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर का यूज करके बच्चों बताओ। ये आएगा बच्चों 4.21. What they will do, what the physicist will do, they will simply take y is equal to 2x plus 2. They will take this and they will put the value here. That is what 2.2 plus 2. क्या आ जाएगा यहाँ से 4.2. ठीक है ना। अब 4.2 आ गया। अब एरर कितना है बच्चों, बहुत ही कम आया। एरर कंप्यूट करोगे तो 4.2 और बच्चों एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4.21 है, तो माइनस 4.21 अपॉन 4.21 इंटू 100। तो ये जो बच्चों एरर आएगा वो आएगा 4.2 माइनस 4.21 डिवाइडेड बाई 4.21 एंड दैट इज, कितना एरर आ रहा है बच्चों, जरा एक बार कंप्यूट करो। So 0.23 something. जो बच्चों जो एरर आ रहा है, आई थिंक एरर आ रहा है, एरर वो आ रहा है 0.23 Yes sir. 75। तो दे आर सुपर हैप्पी कि इतना कम एरर है, क्या फर्क पड़ता है। और कई बार क्या होता है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता दूं, तो अब ये एरर बच्चों कम होगा, ये एरर कब कम होगा, मान लो बच्चों यहाँ पे तो मैंने निकाला 1.1 लिया मैंने, 1 से थोड़ा सा दूर के, अगर 1.01 ले लूं मैं, और 1.01 पे बच्चों मैं इस कर्व का यूज करता हूं, इस कर्व का यूज करता हूं, तो यहां से वैल्यू आएगी 1.01 होल स्क्वायर प्लस 3, और ये देखो कितनी आ रही है। ये आ रही है बच्चों 4.0201, और वो यहां पे रखेंगे, फिजिसिस्ट यहां पे रखेंगे वैल्यू, यहां पे रखेंगे 1.01, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1.01 प्लस 2, तो 1.01 इंटू 2 प्लस 2,
बच्चों यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रखोगे अगर 1.01, तो 2 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा, प्लस इसमें 2 ऐड कर दो तो आ जाएगा 4.02। अब 4.02 और ये 4.0201, एरर पहले से बढ़ा होगा कि घटा होगा? बताओ। एरर पहले एरर था 0.23%, अब एरर पहले से बढ़ गया कि घट गया, ये बताओ बच्चों, बोलो, आयुष बोलो। सर डिक्रीज हो गया। हाँ, एरर डिक्रीज करेगा, यानी कि एरर डिक्रीज करेगा जैसे जैसे आप 1 के अबाउट जाओगे। तो फिजिसिस्ट क्या करते हैं ना, दे आर आल्सो इंटेलिजेंट पीपल, एंड यू कैन से व्हाट दे डू, दे अवॉइड कंप्यूटेशंस, ठीक है ना। और वो उनको बच्चों मान लो जितना प्रिसीजन चाहिए, उनको पता है कि अगर हम 1 से कितना दूर तक जाएंगे, मान लो बच्चों कि अगर 0.2% से कम अगर एरर आ रहा है, और तो उतने से उनका काम चल जा रहा है, बस उतना वो ले लेंगे। आपको मैं बता रहा हूं जो आपका कहां पे अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया, मैं आपको बता देता हूं। जो आपके सामने जो हमारा जीपीएस है ना, जो जीपीएस, तो बच्चों जो टाइम का जो गैप होता है, एक सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और अर्थ पे जो टाइम है और जो सैटेलाइट पे जो टाइम होता है, दोनों टाइम बच्चों सेम नहीं होता है। उसमें गैप होता है। तो उस गैप को अगर भरोगे नहीं ना, तो आपका मोबाइल कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और वो सिर्फ बोल रहा है ये पता चलेगा, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को जो सेट किया जाता है, वो सेट किया जाता है t इज इक्वल टू t नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको ले लिया जाता है t इज इक्वल टू t नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, और इसको ले लिया जाता है t नॉट 1 माइनस 1/2 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। फिजिसिस्ट ये फॉर्मूला यूज करता है, न कि ये फॉर्मूला यूज करता है, ये यूज करता है। अब ये यूज करने से यही यूज एग्जैक्टली किया जा रहा है इस समय, जब आपसे और मेरी बातचीत हो रही है, तो इसमें सैटेलाइट बीच में आ गया ना, तो जो टाइम, जो अर्थ पे जो टाइम है, जो सैटेलाइट पे जो टाइम है, उसका जो गैप है, उस गैप को इसी फॉर्मूले का यूज करके भरा जा रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है। अब इस गैप को भी फिल कर देने से जो हमारे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें जो एरर आ रहा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो मान लो जो एरर आ रहा है ना, वो हमारी जो ईयर है ना, ईयर की जो सेंसिटिविटी है, उस रेंज से वो बाहर निकल जा रहा है। यानी उस एरर को हमारा ईयर जो है आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए ऐसा अप्रोक्सीमेशन यूज करने से क्या प्रॉब्लम है, जब हमारी जो कान है, हमारा जो ईयर है, जब उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं पा रही है। लेकिन ये तो बहुत ही हार्ड है, दिस इज वेरी हार्ड टू यूज एज कंपेयर टू दिस। तो बच्चों ये क्या है, दिस इज नथिंग बट टेंजेंट लाइन। अगर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को अगर आप बच्चों सिंपली, अगर यहाँ पे मैं ये एक तरीके से ये अप्रोक्सीमेशन जो यूज किया गया है, ये अप्रोक्सीमेशन कुछ इसी तरह का है बच्चों। जैसे यहाँ पे हमने किसी भी कर्व को किससे रिप्लेस कर दिया, एक टेंजेंट लाइन से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब ये नहीं बच्चों, फिजिसिस्ट ये भी काम नहीं करते हैं। देखो ये मान लो जो है बच्चों, ये कर्व है, यहाँ पे ये टेंजेंट लाइन है, और ये पॉइंट मान लो ए है, तो वो यहाँ पे इतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये फॉर्मूले से निकलेगी, इतना दूर नहीं जाते हो, वो इसके क्लोज ही रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस आर यूज्ड इन फिजिक्स। आपको मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों, जो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ द एलिप्स होता है,
उसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। देयर इज नो एग्जैक्ट फॉर्मूला, सो फिजिसिस्ट डू अप्रोक्सीमेशन। एग्जैक्ट फॉर्मूला है ही नहीं है। जो जिन मैथमेटिशियंस ने काम किया, जैसे कि कुछ मैथमेटिशियंस ने इसका फॉर्मूला बनाया है इन द फॉर्म ऑफ ए डेफिनिट इंटीग्रेशन, और उसी डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करके उसकी वैल्यू निकाल दी जाती है, फिजिसिस्ट उसी से काम चला लेते हैं। तो बच्चों, तो ये तो हो गया। अभी जो आपका जो हमारा जो इसमें एरर एंड अप्रोक्सीमेशन है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन इज नथिंग बट जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे कि बच्चों मान लो अगर आपको निकालना है, मैं इस पे आऊंगा थोड़ा सा, आप इसलिए आ जाऊंगा इस पे, लेकिन अभी बच्चों मैं इस टेंजेंट लाइन का एप्लीकेशन क्या है, इस टेंजेंट लाइन का एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन में किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ टेंजेंट लाइन पे फोकस कर रहा हूं। टाइम इज इनवेरिएंट नहीं होता है हर्ष, टाइम इज वेरिएबल। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है ना। when there is a satellite orbiting the earth, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो बच्चों जो है एक सैटेलाइट था जो अर्थ पे था, और अर्थ पे मान लो जो है उस पे एक क्लॉक लगा दिया गया, वही क्लॉक लगाया गया जो अर्थ पे भी है, दोनों के टाइम को बिल्कुल सेट कर दिया गया, परफेक्टली ट्यून कर दिया गया। समझो ध्यान से हर्ष। तो मान लो आपने एक क्लॉक अर्थ पे क्लॉक है और एक क्लॉक सैटेलाइट पे है, और सैटेलाइट भी अभी अर्थ पे ही है, तो दोनों के टाइम में कितना गैप होगा बताओ, चैट करके बताओ। सर उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, सैटेलाइट की स्पीड से जाएगी। मैंने क्या बोला अभी सैटेलाइट भी अर्थ पे ही है, सेम होगा सर। 0 गैप होगा ना। हाँ सेम, लेकिन जब उसी सैटेलाइट को अगर आप भेज दोगे अर्थ के अबाउट, अब ऑर्बिट कर रहा है v स्पीड से, अब उसकी स्पीड v है एज कंपेयर रिलेटिव टू द यू कैन से अर्थ, तो अब वहां पे जो गैप आएगा टाइम में, वो गैप इस फॉर्मूले से दिया जाता है 1/t0/1 - v²/c², अंडर रूट। यानी कि ये जो है टाइम गैप आएगा ही आएगा, ये टाइम गैप आ जाएगा, गैप, इसी गैप को फील किया जाता है बच्चों। इसका ये जो यहाँ पे जो है जो क्लॉक है और जो अर्थ पे जो क्लॉक है, उस गैप को भर दिया जाता है, यहाँ पे उतना सेकेंड जो है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो अब जो बच्चों जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो 1 सेकेंड तो वैसे बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, मान लो 1 सेकेंड का गैप है, तो अर्थ पे जो क्लॉक है और जो वहां पे जो क्लॉक है उसमें 1 सेकेंड जो है ना आगे पीछे कर दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। तब जा करके जो हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तब वो जाके वो परफेक्टली काम कर पाता है, अदरवाइज काम ही नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। सर हाँ सर, जैसे हमने t=t0/√v² - c² में जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे, लेकिन सर अब अगर वो अप्रोक्सीमेशन में करेंगे तो फिर वहां से तो डिक्रीज हो रहा है टाइम। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, मैंने सिंपली ये कहा कि उसका एक डेफिनिट वेलोसिटी होगा, सैटेलाइट का, होगा कि नहीं होगा? यस सर। और ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की जगह पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - v²/c² to the power -1/2 and t is equal to t0. v/c is very very small. You see the speed of light and v the speed of the satellite, so v/c is very very small, so we will use v²/c² into 1/2, वही वाला अप्रोक्सीमेशन, 1 + x⁴n is equal to 1 + nx लिख लेते हैं हम। समझ में? यस सर, ये तो पता है। हाँ, तो बस यही वाला गैप क्रिएट हो रहा है, ये जो गैप, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं फिजिसिस्ट। सर बोलो। हाँ बोलो सर, इसके हिसाब से तो सर अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो सर फिर वो 1 की तरफ टेंड करेगा और पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी, तो सर फिर टाइम तो सर चेंज हो रहा है ना सर स्पीड के साथ, इनवेरिएंट ही।
मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि v जो है वो एक डेफिनेट फिक्स है सैटेलाइट के लिए, तो इस फैक्टर की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। ये बात तो सही है कि जैसे हाँ। जैसे आप v को बढ़ाओगे तो v/c 1 की तरफ जाएगा, और ये 1 माइनस समथिंग 1 इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो t इज इक्वल टू t0 अपॉन समथिंग। तो आपको पता ही है ना कि अगर किसी आप स्पेस शिप पे जा रहे हो और अगर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से जा रहा है तो वहां पे टाइम स्लो हो जाता है बहुत ज्यादा। यस सर। ठीक है ना, टाइम स्लो इसीलिए होता है, यही तो मामला काम करता है। और इसीलिए यहाँ से ये भी आता है, यहाँ से एक स्पीड लिमिट भी आ जाती है। स्पीड लिमिट ये आ जाती है कि नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ द लाइट। दिस इज द कॉस्मिक लिमिट, यस दिस इज द स्पीड लिमिट, कॉस्मिक लिमिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैटेलाइट जो है ना, कंपेयर टू सी वेरी वेरी स्मॉल, इवन दो इट इज मूविंग वेरी फास्ट, it is orbiting the, you can say, earth very fast, but as compared to c it is nothing. So v/c, but it is nothing, but it is something which would affect the communication. ये ध्यान रखो। यस सर। ऐसा अगर उसको इतना भी नहीं है कि जिसको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन v/c को हम बहुत स्मॉल मान करके और अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो ये सब डिस्कशन हमारा जो है ज्यादा उधर हम नहीं जाएंगे, ज्यादा एप्लीकेशन पे नहीं जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मैथमेटिशियंस अपना काम करते रहते हैं, फिजिक्स वाले लोग उसका यूज करते रहते हैं। और ठीक है, शिवम आपको ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? बच्चों ऑडियो इज फाइन? यस सर। अब देखो, अब वापस हम आ जाते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, सर ये मतलब गैप क्रिएट क्यों होता है? मतलब गैप इसलिए क्रिएट होता है कि टाइम इज नॉट अप, टाइम डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग। जैसे कि आप मान लो, अगर आप मान लो जो है किसी ऐसे मान लो अगर किसी ऐसे स्पेसशिप में आप बैठ जाते हो जिसका स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आपका जो टाइम होगा ना वो स्लो हो जाएगा, टाइम वुड बिकम स्लो। ठीक है ना। सर लेकिन क्यों हो जाता है? लेकिन इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात आती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है कि टाइम को एब्सोल्यूट कांस्टेंट माना गया। न्यूटन को ये बात पता नहीं थी कि टाइम इज वेरिएबल, लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स अभी भी रिलेवेंट क्यों है? सारा जगह तो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स यूज करते हो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड इतनी कम है कि उनमें जो दोनों में जो टाइम का जो गैप होगा वो 0 के आसपास है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज रिलेवेंट इवन टुडे। सर यानी मतलब जो फिर वो गैप आता है उसी हिसाब से क्लॉक को एडजस्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको एडजस्ट नहीं करेंगे ना। मान लो अगर उसको एडजस्ट नहीं किया जाए तो आपसे और मेरी जो बात हो रही है ना, कभी कभी हमारी बातचीत ठीक से नहीं हो पाती है ना, इंटरफेरेंस आता है बहुत सारा। यस सर। तो लगेगा कि हम और सुहानी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं ये पता ही नहीं चलेगा। तो इससे अब ये जो रिजल्ट जो बना था वो आइंस्टाइन ने बनाया था। ही वाज ए मैथमेटिशियन एंड आल्सो फिजिसिस्ट, बट ही गॉट दिस आइडिया विदाउट डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, जस्ट मैथमेटिकली। ठीक है ना। और उसका देखो एप्लीकेशन भी हो गया। समझ में आ रही बात सुहानी? यस सर। हाँ सर हम कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए तो चेंज ला देते हैं, पर एक्चुअल हाँ, जैसे हर्ष ने बोला कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, यस, रियल टाइम कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों के गैप को भरना जरूरी है। यहाँ का क्लॉक और वहां के क्लॉक को सेट करना पड़ेगा आपको। सर बट एक्चुअल में तो वहां पे टाइम कम जाएगा ना। अगर यहाँ पे जितना वहां पे स्लो हुआ है ना, उतना उस गैप को भर लो बस, तो एक रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो बच्चों आ जाते हैं हम लोग और क्वेश्चंस पे करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 1, 3 to the curve
y is equal to x square plus x plus 1. सो सॉल्यूशन सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी ले लूंगा मैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे dy पर dx निकालो सिंपली। सो 2x plus 1 आ जाएगा। dy पर dx एट 1,3 निकालो तो 2 into 1 plus 1 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा? टेंजेंट एट p पॉइंट बच्चों मान लो p पॉइंट है बच्चों 1,3 तो y minus 3 is equal to 3 times x minus 1. So y minus 3 is equal to 3x minus 3. तो यहां से आ जाएगा 3x minus y is equal to 0. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p 1,3 तो ये हो जाएगा बच्चों y minus 3 is equal to इक्वेशन ऑफ जहां पे टेंजेंट की स्लोप अगर 3 है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी 1/-3 और ये x minus 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 3y minus 9 is equal to minus x plus 1 तो ये बच्चों बन जाएगा 3x plus y is equal to 10 so that is x plus 3y minus 10 is equal to 0। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो दोनों लाइन है ये हमारा टेंजेंट था और ये बच्चों हमारा नॉर्मल था और दोनों 1,3 को सेटिस्फाई करना चाहिए और ये कर्व है हमारा। This is curve, this is tangent line and this is normal। और इसके नेबरहुड में देखोगे तो ये लाइन जो है बच्चों इस कर्व का अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करता हूं। हाउ मेनी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट लाइन होगी ना इसका अप्रोक्सीमेशन। हाँ, टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2 to the curve y is equal to x square plus x plus 1। तो बच्चों अब यहाँ पे ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात। यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट हो गया। ये 1,2 कोई पॉइंट है बच्चों, यहां से ये 1,2 कर्व पे लाइन नहीं कर रहा है, यहां से टेंजेंट ड्रा किया जाता है और इस टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। अब ये नहीं पता, अगर पॉइंट पता होता कि ये पॉइंट क्या है तो इस पॉइंट को मान लेंगे P पॉइंट है और ये पॉइंट Q मान लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2 टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये हो सकता है एक से ज्यादा टेंजेंट भी हो, ये भी हो सकता है। तो बच्चों अब हमको इस पॉइंट, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो स्लोप इस पॉइंट पे मान लो ये कोई पॉइंट है बच्चों P और इसको मान लो A कामा समथिंग, ये पॉइंट A कामा है f ऑफ A। ठीक है ना? तो अब क्या करो, dy पर dx निकालो तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। dy पर dx एट P निकालो तो ये बच्चों हो जाएगा 2a प्लस 1 क्योंकि इसको मैंने A कामा fa माना हुआ है। तो बच्चों और आल्सो इसको आप बोल सकते हो a कामा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब स्लोप दो तरीके से बच्चों निकालो। आल्सो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 माइनस 2 अपॉन a माइनस 1। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। From 1 and 2 you'll get what? A square plus a minus 1 upon a minus 1 is equal to 2a plus 1। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, a square plus a minus 1 is equal to 2a plus 1 into a minus 1। और बच्चों यहां से आ जाएगा a square plus a minus 1 is equal to 2a square minus 2a plus a minus 1। तो बच्चों ये आ जाएगा, इधर a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3a, सॉरी 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आ जाएगा
ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा -2 a इज इक्वल टू 0, तो 8 कम ले लो, a -2 इज इक्वल टू 0, so a इज इक्वल टू 0 and 2। तो बच्चों p का कोऑर्डिनेट क्या देगा, 0, 1 एंड p बन जाएगा, एक अगर 1 लो 2 ले लोगे तो 2 7। समझ में आया बच्चों? तो अब बच्चों अब देखो, आप चेक कर सकते हो कि दो पॉसिबल, दो टेंजेंट, टू टेंजेंट्स कैन, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन from the point 1, 2 to the curve y is equal to x square plus x plus 1। ठीक है ना? These tangents are can be find, so y minus, बच्चों y minus 1 is equal to x minus 0, एक तो ये आएगा, और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बच्चों, जब a 0 है तो स्लोप कितना होगा, 1 होगा, तो y minus 1 is equal to x, so x minus y plus 1 is equal to 0, ये नंबर 1। नंबर 2, y minus 7 is equal to x minus 2, और स्लोप क्या आएगा बच्चों, अगर a 2 है तो स्लोप कितना होगा, 5, तो ये हो जाएगा बच्चों y minus 7 is equal to 5x minus 10, so 5x minus y minus 3 is equal to 0। So 1 and 2 are the required tangents। समझ में आ गया बच्चों? यस में जवाब दे दो। देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी सॉल्व होना शुरू हो गया। सर यस सर पॉइंट पी पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? नहीं, ये पॉइंट पी पे नहीं, पॉइंट पी तो कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया हमने, लेकिन हमने देखा कि पी के पास 2 चॉइसेज हैं। हाँ ओके सर। ठीक है ना, एक यहाँ पे भी कहीं आ रहा है, इधर ये भी पी बन जा रहा है। ठीक है ना, पी को हमने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया और देखा कि दो ऐसे पॉइंट पी हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों ना क्लियरली? ये हमने क्या किया, एक तो इस पॉइंट पे स्लोप निकाला बच्चों डेरिवेटिव का यूज करके, और दूसरा ये दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन का स्लोप होता है उसका यूज किया और दोनों को इक्वेट कर दिया और यहां से हमको मिल गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया आपको? एमएन गुप्ता, तो थोड़ा सा इससे ऊपर वाली स्लाइड शिवम दिखाना। खर्ब, आपको समझ में आ गया? आप बोलते नहीं हो आजकल। यस सर, आ गया। हिमांशु, आपको समझ में आ गया? बच्चों मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। ठीक है ना, सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, और आप लोग भी मेहनत करो, साथ साथ में मेरे साथ साथ मेहनत करो। देखो मैं इफर्ट लगाने में कोई कमी छोड़ता नहीं हूँ बच्चों। ठीक है ना, आप भी इफर्ट लगाओ। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के जाके सारे प्रॉब्लम्स कर लेना। इतने जितना कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया एनसीईआरटी का, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो है जो बच्चों इस पे बन सकते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूं। बच्चों एक क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो। ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है y is equal to e to the power x। क्वेश्चन बच्चों ये था कि इस कर्व पे 2 पॉइंट लिए जाते हैं। एक पॉइंट लिया जाता है c-1
और कामा e की पावर c माइनस 1 और c कामा e की पावर c प्लस 1 कामा e की पावर c प्लस 1, ये 2 पॉइंट लिए जाते हैं बच्चों, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, और एक पॉइंट लिया जाता है c कामा e की पावर c, और इस पे भी एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिया जाता है। तो बच्चों ठीक है ना? सर तो अभी आपने क्वेश्चन क्या बताया, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन देखो ये है, a secant line at passing through a secant line passing through P c minus 1 comma e to the power c minus 1 and Q c plus 1 comma e to the power c plus 1 is drawn, and call this line or secant line. You call this line, you say L1, and a tangent line, लिखो, at c comma e की पावर c is drawn, call it L2. Then L1 and L2 intersect in the region मत लिखो, intersect on left of x is equal to c, on right of x is equal to c, nowhere, intersect nowhere means they are parallel, और इस तरीके से बच्चों चौथा ऑप्शन कोई एक ऑप्शन नन ऑफ दिस कर दो। ये आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने थोड़ा उसको मॉडिफाई कर दिया लैंग्वेज को, और क्वेश्चन यही था। हाँ, डिपेंड्स अपॉन सी, समझ रहे हो ना? चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि वो इंटरसेक्शन लेफ्ट पे करेगा या राइट पे करेगा, वो सी के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। c-1 कोई पॉइंट है, c+1 कोई पॉइंट है, और बीच में कोई पॉइंट c है। अब एग्जैक्टली वो c-1 और c+1 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, तो c पे टेंजेंट ड्रा किया जाता है, और c-1 और c+1 पे पास होने वाली एक लाइन सेकेंड लाइन ड्रा की जाती है। तो ये दोनों सेकेंड लाइन बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे, और ये x = c है। देखो, दिस इज x = c। तो ये इंटरसेक्शन जो दोनों लाइन का होगा वो इधर होगा, तो ये लेफ्ट टू x = c हो जाएगा, और अगर ये राइट में जाकर इंटरसेक्ट करेंगे तो राइट टू x = c हो जाएगा। तो क्या सिचुएशन है ये पूछा गया है। तो बच्चों क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? इसमें आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं। हिंट ये है, स्लोप ऑफ निकालो L1। तो स्लोप ऑफ L1 बच्चों क्या होगा? स्लोप ऑफ L1 होगा e to the power c plus 1 minus e to the power c minus 1 upon c plus 1 minus c minus 1। सर स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा? सर हाँ सर अगर हम सी पॉइंट देखें तो वो एलएमवीटी को देखेंगे तो वो फिर ओके सर। हाँ, देखो c पे स्लोप कितना है बच्चों? y = e to the power x है, तो y डैश क्या होगा? e to the power x ही होगा। तो स्लोप इस पॉइंट पे जो c e to the power c पे जो स्लोप है वो तो e to the power c होगा। अब बच्चों बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंटरसेक्शन होना है तो किसको, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। लेकिन बच्चों अगर
x इक्वल टू c के लेफ्ट हैंड साइड में अगर इंटरसेक्शन होना है तो क्या होना पड़ेगा, इस वाले e टू द पावर c को इससे बड़ा होना पड़ेगा, L2 के स्लोप को L1 के स्लोप से बड़ा होना पड़ेगा। अगर L2 का स्लोप L1 के स्लोप से बड़ा है तो इंटरसेक्शन कहां पे होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू c, अदरवाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू c। तो 3 केस बन रहे हैं, तो ये आप बहुत आराम से चेक कर सकते हो कि वो c पे डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू चेक दिस क्वेश्चन, और बच्चों आई थिंक एज ए होमवर्क यू कैन टेक दिस।